हनुमान जी रामचंद्र जी के मुख्य इंटेलिजेंस ऑफिसर, चीफ इंटेलिजेंस। महाभारत की घटनाएं ऊपर ऊपर चल रही हैं, उसके नीचे नीचे गुप्तचर्या की धारा बह रही। विदुर उनके इंटेलिजेंस चीफ थे कौरवों के, लेकिन उन लोगों ने विदुर को हटा के और शकुनी को बनाया। तो शकुनी अपने ढंग से छल छद्म के अभियान चला रहा है। 12 वर्ष वनवास की अवधि पूरा होने पर कृष्ण मिलते हैं पांडवों से, उनको सलाह देते हैं कैसे छुपना है, कैसे वेश बदलना है, कैसे रहना है, गुप्त ढंग से रहने के सारे तौर तरीके पांडवों को समझाते हैं। और एक रात अचानक सब लोग गायब, शत्रु के गुप्तचरों के दिशा को ही मोड़ द्वारिका में केंद्रित हैं कौरवों के गुप्तचर। उनको लग रहा है कि यहीं कहीं कृष्ण ने छुपाया है, और जहां वो लोग छुपे हुए हैं वहां उनका ध्यान ही नहीं जा रहा, और बड़े आराम से उन्होंने साल भर बिता लिया। पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। तो जब अज्ञातवास बिता रहे थे, और उसमें शर्त ये थी कि अज्ञातवास में अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर से 12 वर्ष का वनवास उनको झेलना होगा, और फिर 1 साल का अज्ञातवास बिताना होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कौरवों के गुप्तचर उनके पीछे नहीं लगे रहे हैं? पूरे के पूरे गुप्तचरों की फौज उनके पीछे लग गई रही होगी, ताकि बड़े आराम से इनको खोज निकाला जाए और फिर से 12 वर्ष का वनवास करा दिया जाए। इतने में तो सारा उन लोगों का राज्य जीतने का सपना ही खत्म हो गया। हनुमान जी 9वें व्याकरण 9th ग्रामेरियन। तो इसके पहले के 8 ग्रामेरियन कौन थे? और किसी ने सोचा होगा कि हनुमान जी ग्रामेरियन भी हैं? ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पुराना प्रोफेशन, सबसे पुराना पेशा देह व्यापार था, देह व्यापार। और उसके बाद दूसरा जो व्यापार था, दूसरा जो पेशा है, वो है जासूसी। अभी तक हम फिल्मों, कहानियों और किताबों में सुनते आए कि खुफिया विभाग ऐसे होता है, ऐसे काम करता है, वैसे काम करता है, लेकिन आज हमारे साथ एक रियल हीरो है जो एक लंबा अरसा गुजार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। तो सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि हम आमतौर पर इंटेलिजेंस हो गया, रॉ, आईबी के बारे में वही जानते हैं जो हम फिल्मों में देखते, कहानियों में सुनते हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं, कोई जासूसी के नॉवेल पढ़ रहे हैं। क्या रियल लाइफ में ऐसा ही होता है जो सही वो दिखता है, या फिर कुछ और है पीछे की कहानी? एक्चुअल इंटेलिजेंस वर्किंग और फिल्मी या लिटरेरी जो कहानियां, उसमें बहुत फर्क है। एक्चुअल वर्किंग बहुत लंबा, बहुत बोरिंग और बहुत टीडियस होता है, बड़ा थकाऊ उबाऊ होता है। जबकि कहानी में उसको बहुत रोचक, बहुत जल्दी जल्दी होने वाली घटनाओं के रूप में दिखाया जाता है। तो दोनों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का। अच्छा सर, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपसे पूछा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होंगे, बेसिकली रॉ और आईबी में डिफरेंस क्या है? रॉ देश के बाहर की हलचलों पर ध्यान रखता है, और इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के भीतर हो रही हलचलों पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकती हैं उस पर। अच्छा सर, जैसे हम देखते हैं कहानियों, फिल्मों में कि इंटेलिजेंस ब्यूरो या फिर कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो अपने कैंडिडेट को कॉलेज से सेलेक्ट कर लेती हैं, या फिर कई ऑफिसेज में उनको लगता है ये उनके काम का बंदा है, उसको ऐसे पिक करते हैं क्या, या फिर एक पूरा अलग प्रोसेस होता है इनके लिए? फिल्मों में जो दिखाया जाता है ना, वो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनी सुनाई बातों के आधार पर हाँ। वो लोग फिल्मों में जोड़ देते हैं।
या कि कोई सी किताब में कर देते हैं। जी। हमें जहां से अच्छे लोग मिल सकते हैं वहां से लिया जाए, चाहे अच्छा। वो रेगुलर रिक्रूटमेंट से चाहे जहां से। हाँ तो हाँ हाँ। लेकिन इसका आभास फिल्मों में, किताबों में ये मिलता रहता है, लेकिन रियल जो फंक्शनिंग है वो किसी को नहीं पता लगता। सर अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, हम एआई तक पहुंच चुके हैं, लेकिन जिस समय आपने ज्वाइन किया और जब आप रिटायर हुए उसके बीच का पोर्शन ऐसा था कि फोन भी बहुत वो मोबाइल बहुत रेयर था। तो तब से मुझे ज्वाइन करने से लेकर रिटायर होने तक टेक्नोलॉजी में बहुत फर्क आ गया। जब मैं ज्वाइन किया था तो कंप्यूटर अपने बहुत बेसिक फॉर्म में जस्ट शुरू ही हुआ था, ज्यादातर जगहों में था ही नहीं कंप्यूटर। कंप्यूटर जस्ट इंट्रोड्यूस हो रहा था। राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हुए थे नए नए, और उन्होंने कंप्यूटर लाया। कंप्यूटर का जो बहुत बेसिक स्टेज थी उसमें वो कंप्यूटर अवेलेबल था। बाद में रिटायर होते होते तो कंप्यूटर बहुत एडवांस्ड स्टेज में चला गया, बहुत सारा फैसिलिटीज आ गई, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो तब में 30-40 साल में तो बहुत फर्क हो गया। तो सर मेरा सवाल ये था इसमें कि अब आपके आपके काम में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंफॉर्मेशन कितनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुंच जानी चाहिए। लेकिन जब आपने ज्वाइन किया था उस समय तो ये चीजें नेक्स्ट इम्पॉसिबल थी कि अभी हमें कोई मैसेज दिया वो तुरंत पहुंचा। तो उस समय कैसे करते थे? उस समय के दूसरे तरीके थे। जी। प्राचीन काल में चाणक्य के समय दूसरे तरीके थे। जब मैं नौकरी ज्वाइन किया तो दूसरे तरीके थे। जब बहुत एडवांसमेंट की स्थिति में जब मैं जॉब से निकला तब दूसरे तरीके आ गए। हम्म। बेसिक प्रिंसिपल वही, लेकिन जस्ट कम्युनिकेशन एड्स बढ़ने से, कम्युनिकेशन के मीन्स बढ़ने से, एडवांसमेंट होने से तरीकों में थोड़ा विकास होता है। बस बेसिक चीजें वही। जैसे अभी तो खैर वो पुरानी बात होगी, तो आप वो टेक्नोलॉजी अब डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे करते थे मैसेज, कैसे हम कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे के साथ। उसका बहुत तरीका है। आप चाणक्य के जासूस में पढ़िएगा, उसमें मिलेगा। और बहुत सारे तरीके हैं। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जी। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। और इसके अलग अलग तरीके, अवेलेबल साधन और सुविधा के हिसाब से ऑन द स्पॉट डिसाइड। जी। क्या एक एजेंट ये है ऐसा कि किसी किसी पेड़ की जड़ में कोई मैसेज डाल के हम चले गए, थोड़ी देर बाद एक दूसरा आ रहा है वो उसमें से लेटर देख रहा है, अच्छा मुझे ये मैसेज ऐसा मिला। बहुत कुछ होता है। अब उस पर बताया ना कि ट्रेड सीक्रेट है। हाँ आप जी। तो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप चीजों को खोद खोद के निकाल रहे हैं। जी जी और जी। मैं आपको ये कह रहा हूं कि हाँ। अमूमन हम लोग अपने ट्रेड सीक्रेट को किसी से नहीं शेयर डिस्क। नहीं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा सर, आपके सर्विस टाइम में आपने कई प्राइम मिनिस्टर्स को देखे हैं जो आपके टाइम में रहे हैं ना, कई सारे प्राइम मिनिस्टर, कभी किसी से सीधा मिलना हुआ आपका किसी प्राइम मिनिस्टर से? हाँ, क्यों नहीं। अच्छा। ये आप बता पाएंगे टाइमिंग या फिर कोई मोटो ऐसा जो ओपन करने वाली चीज हो? नहीं, हमारा मिलना इस सिलसिले में हुआ कि मुझे प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिला था। तो अच्छा। वो लेने के लिए प्रधानमंत्री से, वो प्रधानमंत्री ने ही वो दिया था। तो प्रधानमंत्री से मिलना हुआ, प्रधानमंत्री को नजदीक से सुनना हुआ, उनके साथ मेरी फोटो भी है। तो रेयर अकेजन आता है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ी चीज होता है, देश का सबसे लोकप्रिय, सबसे बड़ा अगुआ नेता होता है। हम्म। तो लीडिंग अथॉरिटी है वो। तो उसके पास इतना समय थोड़ा है कि वो सब लोगों से मिलेगा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली इस लिए रहा कि मुझे प्रेसिडेंट्स मेडल मिला हुआ था। तो उस मेडल को ग्रहण करने के लिए मैं उनसे मिला, उन्हीं के हाथों मिला। ये कब की बात है सर, कौन थे प्राइम मिनिस्टर उस समय?
जी। कब की बात है ये? प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय? ये मुझे 2017 में मिला था, 26 जनवरी को। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उस समय वो अनाउंस हुआ था, हम्म। और लिया बाद में, उनके हाथों अच्छा। बाद में मिला। क्योंकि मैं इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी सी वो करूँ, जैसे हमारे पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान है, इनकी भी अपनी एजेंसियां हैं जो इंटरनली काम कर रही होती हैं। अगर हम इनमें देखें तो हम इन दोनों के दो इनसे ऊपर हैं या फिर इनके लेवल पे हैं? दुनिया में सबसे अच्छी एजेंसी ये मानी जाती है, सबसे अच्छा काम करने वाली एजेंसियों में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम। अच्छा। सर, आपकी नजर में आईबी का सबसे बड़ा अचीवमेंट अभी तक का क्या रहा है? बहुत सारे अचीवमेंट हुए। जैसे कुछ जो बता सके सबसे हम। बड़ा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि देश सुरक्षित है। इतने निगेटिव फोर्सेज की प्रेजेंस और एक्टिविटीज के बावजूद उनको सफल नहीं होने दिया जाता है। निक्सलाइट्स हैं, टेररिस्ट्स हैं, मिलिटेंसी है, ये सब एक समय में बहुत एक्टिव थे, धीरे धीरे सबको कमजोर कर दिया गया। तो ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की अचीवमेंट। किसी ऑपरेशन में डर लगा आपको? डर तो लगता ही है आदमी को, कहीं खतरे में आप थोड़ा सा घर से निकल के कुछ यात्रा पर ही जाते हैं तो एक मन में अप्रिहेंशन होता है ना, कि कहाँ निकल के जा रहे हैं, पता नहीं रास्ते में क्या क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो इस तरह तो होता ही। अच्छा, कभी मैं फिर थोड़ा सा, आपने मना किया था लेकिन फिर भी मैं अंदर से मेरे हो रही है कि मैं कुछ पूछ लूं। कभी ऐसा हम्म, था कि आप किसी ऑपरेशन या टास्क पे रहे हो और आप पहचान लिए गए हो? हाँ होता है। होता है। हम्म, उस समय की अपनी टेक्टिक्स होती है, उस समय कैसे अपने को वहां से बचाव करना है, वो सब है। वो हम्म। ये अमूमन मैं डिस्क्लोज नहीं करता, जी जी तो जी डिस्क्लोज नहीं करता तो इसलिए आपको आइडिया भी नहीं होगा कि। जी। सर, अभी जैसे फिल्में हम देख रहे होते, फिल्मों में और रियल जासूस में, जब आप फिल्म स्पाई फिल्में, जैसे आप बता, आप नेटफ्लिक्स या वगैरह पे इंग्लिश फिल्में जो देख रहे हैं, तो कभी आपको जैसे एज ए जर्नलिस्ट मैं बात करूं, तो किसी मूवी में कोई जर्नलिज्म का मैं कहा, यार ये तो होता नहीं है, तो जबरदस्ती इन्होंने सीन क्रिएट किया। ऐसा आपको भी लगता होगा कि यार ये चीजें तो हम करते ही नहीं है, ये फर्जी इन्होंने प्लांट करके पूरी स्टोरी अपनी चला दी है, या मूवी ऐसी कर दी है? कुछ ऐसा जो आप बताएं कि किसी फिल्म में ऐसा आपको लगा हो। इंटेलिजेंस फंक्शनिंग की जो चीजें फिल्मों में दिखाते हैं, जी। वो बहुत ज्यादा इनके इमेजिनेशन के आधार पर, जो फिल्म मेकर है वो अपने इमेजिनेशन की बेसिस पर हम्म। उसको फैब्रिकेट करके वो उसमें डालता है, क्योंकि आपको वो सब। रियल बातें तो उसको मालूम नहीं होती। तो लेकिन इमेजिन किया जा सकता है, हम्म। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स उसको इमेजिन करके फैब्रिकेट करके उसमें डालते हैं। आपको सब। बेसिक चीजें वही हैं जो सबको मालूम, बेसिक चीजें वही हैं। वो फिल्म वालों को भी उतना ही मालूम है, उसी को अपने इमेजिनेशन से वो डेवलप करते हैं। आपको सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगी? मैं तो अब दूसरे तीसरे तरह की मूवी देखता हूँ, जासूसी के साथ साथ और दूसरे बहुत सारी फिल्में देखता हूँ। आजकल तो बहुत दिनों से बंद किया हूँ, क्योंकि एक नॉवेल लिख रहा हूँ महाभारत पर। कृष्ण को जो कृष्ण के मेन आसपास बुनी कैरेक्टर, जा रही है, हाँ जी। कृष्ण को हीरो के रूप में लेकर मैं एक नॉवेल लिख रहा हूँ। तो नॉवेल लिखने के सिलसिले में आजकल मैं बहुत पढ़ने पर लगा हुआ हूँ, बहुत सारी किताबें इकट्ठा करता हूँ। ये महाभारत पढ़ रहा हूँ, देखिए ये सब किताबें पढ़ रहा हूँ, ये किताब पढ़ रहा हूँ, ये महाभारत पढ़ रहा हूँ, शिवाजी सामंत का लिखा हुआ युगंधर पढ़ रहा हूँ। और अगर आपको दिखा सकूं, बहुत सारी किताबें इधर रखी हुई हैं, सब उसी पर बेस्ड हैं। जी। ये किताबें देख रहे हैं सब उसी पर। अ, एक ये नॉवेल अभी हाल में ही हुआ है। सारी किताबें, पूरा रैक भरा हुआ है इधर में,
तो अभी आजकल मैं अपने पढ़ने लिखने पर ही मेनली फोकस करता हूँ। हम्म। और फिल्में आजकल देखना थोड़ा कम कर दिया हूँ, नहीं के बराबर देख रहा हूँ। किताबें लेकिन पढ़ता हूँ। सर आप। अध्ययन मेरा हम्म। काफी, अ, कुछ भी लिखने से पहले मैं काफी अध्ययन करना चाहता हूँ, देख लेना चाहता हूँ कि इस पर क्या क्या सामग्री उपलब्ध है और उसके आगे हम क्या दे सकते हैं। हमारा कैमरा कुछ हाँ जी, गड़बड़ है। कैमरा आपका। नहीं, आप नहीं, ऊपर इसको कीजिए। हाँ जी। अब ठीक है। जी जी, सब ठीक है। हाँ सर, आप किताब। तो बेसिकली अब मैं सेल्फ स्टडी पर, स्वाध्याय पर बहुत जोर देता हूँ और पढ़ता लिखता रहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो अवेलेबल है उसी को फिर से मैं रिपीट कर दूं तो इसका कोई सेंस नहीं। उसमें और नया एंगल क्या खोजा जा सकता है और नए दृष्टिकोण से क्या लिखा जा सकता है, कहानी और कैसे बन सकती है, उसको बनाने के लिए मैं नई चीज लिखता हूँ। जैसे चाणक्य के जासूस को नए ढंग से लिखा। चाणक्य के उस एंगल को बहुत कम लोगों को आइडिया था, पता नहीं था। लोग चाणक्य सीरियल देखते थे और सर मैंने बिल्कुल उसको जासूसी के ढंग से लिखा। उसी प्रकार मेरी कुछ कहानियां भी हैं, वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं, खुफियागिरी, युगे युगे। उसको एकदम बिल्कुल नए ढंग से, कृष्ण के समय में उनके ऊपर एक आरोप लगा था कि स्यमंतक मणि की चोरी उन्होंने किया है। एक सत्यजीत नामक सामंत था द्वारका में। उसको सूर्य ने एक भगवान सूर्य देवता ने एक मणि उपहार में दिया था। और सत्यजीत का भाई, छोटा भाई प्रसेनजीत, एक बार उसको पहन के घूम रहा था। वो बड़ी चमकती थी, सूर्य जैसी चमकती थी वो मणि। तो कृष्ण ने उसको सुझाव दिया कि ये मणि तुम दे दो द्वारका के सम्राट अग्रसेन को। तो नानुकुर किया, मना कर दिया। कुछ दिनों के बाद शिकार खेलने गया था प्रसेनजीत और वो जंगल में मारा गया और मणि गायब हो गई। तो सत्यजीत ने आरोप लगाया कृष्ण के ऊपर कि इन्होंने ही उसका अपहरण करके उसकी हत्या करा दी और मणि ली। तो उस आरोप से बचने के लिए कैसे उन्होंने काम किया, तो उसमें हमने जासूसी एंगल पूरा घुसा दिया कि कृष्ण को मैं बता दिया कि वो द्वारका के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो उन्हीं के पास था ये प्रभाग। और उन्होंने कैसे उस मणि की, उस पर एक कहानी बन गई, मणि की चोरी नामक कहानी वो बनी। इसी तरह बहुत सारी कहानियां निकलती रहती। तो अभी एक जो मेरा उपन्यास आ रहा है, हनुमान जी की आत्मकथा है, उसमें भी वो जासूसी एंगल है रामायण के में। एक बात आपको बताऊं, जहां अपराध हो, जहां अन्याय हो, जहां युद्ध होगा, जहां मारकाट होगा, वहां गुप्तचर्या अवश्य हो, वहां जासूसी का एंगल अवश्य हो। भीतर भीतर जासूसी भीतर भीतर चलती है, लोगों को नहीं दिखता। जासूसी के की धारा भीतर भीतर अंडर करंट की तरफ आती है। ऊपर ऊपर चीजें, घटनाएं आपको दिखेंगी, जासूसी के तत्व नहीं दिखे। उन जासूसी के तत्वों को उभारना मेरा इन उपन्यासों में मुख्य उद्देश्य रहा है। जैसे हनुमान जी सीता जी को खोजने निकलते हैं, लंका में जाते हैं, तो बहुत सारी हरकतें उन्होंने जो किया, बहुत सारी जो गतिविधियां उन्होंने किया, उसमें मुख्य रूप से लंका की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, रावण की सेना के बारे में, रावण का की शक्ति, स्ट्रेंथ के बारे में, वहां उन्होंने विभीषण को अपना एक एजेंट बना लिया। सबसे पहले तो हनुमान जी ही मिले थे रावण से। एक और स्त्री को
वो विभीषण की पुत्री थी त्रिजटा, उसको भी उन्होंने एजेंट बना लिया, और विभीषण को इस हद तक उन्होंने विन ओवर कर लिया कि उसको फुसला के अपने कैंप में लाए, राम की शरण में लाए। तो ये सारी चीजें विजय की ओर सहयोगी रही। जैसे रावण मारा तभी गया जब विभीषण ने यह गुप्त सूचना बताई कि रावण के की नाभि में अमृत है, पहले उसको सुखाना होगा, उसको नष्ट करना होगा, तभी रावण मरे। ये सूचना युद्ध में बहुत काम आई। अगर ये सूचना न होती तो शायद रावण बहुत दिनों तक लड़ता, उसकी पूरी सेना मारी जाती, लेकिन अकेला वो युद्ध करता रहता, वो मरता ही नहीं जल्दी। तो जहां कहीं भी युद्ध है, जहां कहीं भी अपहरण है, जहां अन्याय है, जहां मार काट है, वहां गुप्तचर्या आवश्यक। उस एंगल को बहुत कम लोग हाईलाइट कर, लगभग नहीं हाईलाइट हुआ है। मैं रामायण के बहुत सारे संस्करण पढ़ा हूं, वाल्मीकि रामायण और कितने कितने रामायण देख डाला, कहीं नहीं ये एंगल मिला। सिर्फ वाल्मीकि जी ने इस पर इशारा किया है। उन्होंने गुप्तचरों के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुत से शब्दों को प्रयोग किया है, जैसे दूत, चर, प्रविधि, प्रणिधि, इस तरह बहुत सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, जिससे साफ पता लगता है कि ये गुप्तचर्या के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उनको पूरी रामायण कहनी थी। अगर वो गुप्तचर्या के अंशों को विस्तृत करते तो पूरी रामायण और ज्यादा लंबी हो जाती, या फिर कथा में व्यतिक्रम होता। इसको रोकने के लिए उन्होंने जासूसी के तत्वों को विस्तार नहीं दिया होगा, या बहुत उसके प्रति सजग भी नहीं रहे होंगे, हो सकता है। ऊपर से कहते हुए वो निकल, जस्ट टच करते हुए। तुलसीदास ने जब लिखा रामायण, रामचरितमानस, तो उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो भक्ति और शरणागति वगैरह को दृष्टि में रखकर रामचरितमानस लिख रहे। तो इस दृष्टिकोण से लिखने वाले के लिए गुप्तचर्या कोई महत्व नहीं है, उस पर प्रकाश वो नहीं डाले, उस पर उन्होंने गहराई से चर्चा नहीं की। अब जैसे हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, लंकिनी उनको रोकती है, कैसे ओवरकम करते हैं उसको, कैसे उसको जीत के भीतर जाते हैं, कैसे उसको कैसे लंका के भीतर घूमते हैं, ये सारी चीजें। उसके बाद रावण अपनी कुल देवी की पूजा करता है। बाद में जो अहिरावण है, रावण का छोटा भाई, वो राम और लक्ष्मण को का अपहरण करके वो पाताल लोक ले जाता है, जहां उसकी कुल देवी का मंदिर है। तो इस सब का पता हनुमान जी लगाते। तो ये सब जासूसी के रंग ढंग हैं, जासूसी में ही आता है। इसलिए मैंने उस उपन्यास में ये दिखाया कि हनुमान जी रामचंद्र जी के मुख्य इंटेलिजेंस ऑफिसर, चीफ इंटेलिजेंस, और लंका विजय में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने सूचनाएं एकत्र की। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा था, तो सुषेण वैद्य को लंका से लाने में उन्होंने अपनी जासूसी विद्या का ही प्रयोग किया, और उसका घर खोज लिए, खोज के उसको इंटेलिजेंस ऑफिसर की तरह बहुत परसुएट किए, उसको मॉरल ग्राउंड्स पर रियलाइज कराया कि किसी रोगी को दवा देना किसी वैद्य का सबसे पहला कर्तव्य है। यद्यपि वो सुषेण रावण का पारिवारिक माने राजवैद्य था, और शत्रु के यहाँ वो नहीं आ रहा था। हनुमान जी ने उनको उसको समझाया कि तुम वैद्य हो, बाद में तुम राजवैद्य हो, और वैद्य का सबसे पहला कर्तव्य है कि कोई भी रुग्ण व्यक्ति, कोई भी रोगी उसके सामने अगर दिखता है तो उसकी चिकित्सा करो।
तो इस नाते उसको बहका के लाए और लक्ष्मण जीवित हुए। तो इस तरह के बहुत सारे प्रसंगों को लेकर रामचंद्र जी से, राम और लक्ष्मण से जब पहली मुलाकात होती है हनुमान जी की, तो उस समय भी हनुमान जी वेश बदल कर उनके पास गए। ये भी तो एक तरह की जासूसी है, वेश बदल कर जाते हैं, छुपा के जाते हैं, अपने को ब्राह्मण का वेश बना के जाके पता करने जाते हैं कि ये कौन है दोनों लड़के, ये दो युवक वन में घूम रहे हैं, ये कौन लोग, ये पता करने उनके पास जाते हैं। तो पता करने जाते हैं तो वो एक जासूस के तौर पर काम कर रहे हैं। जी। सर आपकी बातें सुन के मतलब मुझे ऐसे लगा अगर अभी रामायण लिखा जाता, और अगर मैं एक बात कर, अगर आप रामायण लिख रहे होते तो रामायण इतना मॉडर्न होता और उसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स होते कि मतलब एकदम से ऐसे फिल्मों की तरह कि ये गुप्तचर बन के गए, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरह बात किया इन्होंने उसको, मतलब मजा आ गया ये, मतलब एकदम से। इसी इसी पर आधारित ये उपन्यास आ रहा है। जी। और आप देखेंगे कि कहानी में बिना किसी बदलाव के, कथा की जो मुख्य धारा है वो तो बिना किसी बदलाव के स्थिर भाव से बह रही, लेकिन उसी कथा में आप देखेंगे कि गुप्तचर्या के विभिन्न प्रसंग छुपे हुए हैं, और उन प्रसंगों को उभार देना ही एक नई चीज है। जिस किसी ने राम कथा को अपने ढंग से लिखने का प्रयास किया, एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश, पूरी कथा तो वही रहती है, एक नया दृष्टिकोण देने की कोशिश करता है हर कथाकार। तो मैंने ये इसमें ये दृष्टिकोण दिया कि गुप्तचर्या किस प्रकार उस समय प्रचलित थी, और उस युद्ध में, लंका के युद्ध में गुप्तचर्या का क्या रोल रहा। महाभारत में गुप्तचर्या के बहुत ज्यादा तत्व हैं, क्योंकि रामायण की कथा बहुत नैतिकता और बहुत सात्विक मूल्यों को लेकर चल रही है, लेकिन महाभारत की कथा में महाभारत काल आते आते समाज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। झूठ और अत्याचार अनाचार का समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और समाज ज्यादा संश्लिष्ट हो गया था। चचेरे भाइयों कौरव और पांडवों में संघर्ष की जो गाथा है वो काफी उतार चढ़ाव और काफी छल छद्म से भरी हुई है। कौरवों की ओर से छल छद्म का कोई भी मौका नहीं छोड़ा गया, और मजबूरन पांडवों की ओर से जासूसी अभियानों की बागडोर संभालने स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। और वो इसलिए आते हैं, कहते हैं कि राज्य का मिलना और खोना तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसी स्त्री का इस तरह अपमानित होना, जिस तरह द्रौपदी को किया गया, और द्रौपदी के प्रति कृष्ण के मन में बहुत स्नेह भाव है, उसको हमेशा वो सखी कहते हैं, और उनकी प्रिय सखी का इस तरह खुली सभा में अपमान हुआ, उसको नंगी करने का प्रयास किया गया, इससे श्री कृष्ण बहुत क्षुब्ध होते हैं। और द्रौपदी के नंगी करने के प्रयास के साथ ही महाभारत युद्ध की नींव पड़ती है, और उसके नायक कृष्ण होते हैं। जितने छल छद्म की कोशिश पांडवों की ओर से होती है, उनको काटने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए छल छद्म की कोशिश, छल छद्म के का जवाब छल छद्म से देने के लिए कृष्ण आगे बढ़ते। तो पूरा महाभारत ही छल छद्म के अभियानों से भरा हुआ है। तो उस पर आधारित एक उपन्यास मैं आजकल लिख रहा हूं।
एक्चुअली इसका मुझे इंडिकेशन मिला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय, जो कि विभूति योग नाम है उसका, विभूति योग नाम के 10वें अध्याय में 38वें श्लोक में एक फ्रेज उन्होंने कहा है। बहुत सारी बातें बताते हैं कि बहुत सारे फील्ड्स में एक्सेलेंट जो चीजें हैं वो मैं ही, ऐसा बताते हैं। तो हाथी में ऐरावत हूँ, और फूलों में ये हूँ, और मनुष्यों में वो हूँ, और देवताओं में, ये सारी चीजें बताते हैं। बताते हुए 38वें श्लोक में जाके वो कहते हैं कि मौनम चैवास्मि गुह्यान। गुह्याना माने गुप्त चीजों में मैं मौन हूं। गुप्त चीजें क्या है? यही गुप्तचर्या है। वो कहते हैं लेकिन इस पर मैं बोल नहीं रहा, मैं इस पर चुप हूं, या गुप्त चीजों को करने का एक को चुपचाप करते रहना चाहिए। गुप्तचर्या के परिणाम ही उसके बारे में सूचनाएं देते हैं। कोई चीज जो हो जाती है और वो साधारणतः लोगों की दृष्टि में नहीं आता, लोगों को ऊपरी घटनाएं दिखती हैं। महाभारत की घटनाएं ऊपर ऊपर चल रही हैं, उसके नीचे नीचे गुप्तचर्या की धारा बह रही, और उस धारा को पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण नियंत्रित कर रहे हैं, और कौरवों की ओर से पहले तो विदुर थे। विदुर उनके इंटेलिजेंस चीफ थे कौरवों के, लेकिन उन लोगों ने विदुर को हटा के और शकुनी को बना दिया। तो शकुनी अपने ढंग से छल छद्म के अभियान चला रहा है, और उन छल छद्म के अभियानों में उसको कैसे छका रहे हैं कृष्ण, यही कथा मेरे इस उपन्यास। उपन्यास ठीक ही बनेगा, अभी तो लिखा ही जा रहा है, 2-3 चैप्टर लिखा हूं, तो ठीक ही बनेगा। तो भारतवर्ष के प्राचीन वाङ्मय में ये दो पुस्तकें, दो महाकाव्य बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर ये दोनों महाकाव्य हजारों परवर्ती रचनाओं का उपजीव्य बना है। इन्हीं को लेकर, इनके ही स्रोत से बहुत सारी रचनाएं निकली। हर बार कोई नया आता है, उसको नए ढंग से लिखने की कोशिश करता है। तो रामायण में गुप्तचर्या के अंश को लेकर मैंने एक उपन्यास लिखा। अब महाभारत में गुप्तचर्या के जो अंश हैं उस पर नया उपन्यास लिख रहा हूँ, और बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं गुप्तचर्या के, वो बिखरे पड़े हैं, लोगों को अंदाज नहीं मिलता कि, लेकिन इतने छल छद्म हैं, इतनी जगह। अब जैसे पांडव अज्ञातवास में 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास वो बिताते हैं। उस अज्ञातवास में दुर्योधन, या कह लीजिए दुर्योधन की ओर से शकुनी, शकुनी के जो गुप्तचर हैं वो लगातार चक्कर काटते हैं पता करने के लिए कि पांडव कहाँ छुपे हुए, और पांडव विराट नगर में विराट के राजा के यहाँ छुपे हुए हैं, विराट राज के। कृष्ण क्या करते हैं, 12 वर्ष वनवास की अवधि पूरा होने पर कृष्ण मिलते हैं पांडवों से, उनको सलाह देते हैं कैसे छुपना है, कैसे वेश बदलना है, कैसे रहना है, गुप्त ढंग से रहने के सारे तौर तरीके पांडवों को समझाते हैं। और एक रात अचानक सब लोग गायब, और उन पर नजर रख रहे शकुनी के गुप्तचरों को पता ही नहीं लगता कि ये सब कहाँ चले गए। वो लगातार उन पर नजर रख रहे हैं, वो भी समय का आकलन कर रहे हैं, और कहाँ ये लोग जाते हैं उनका पीछा करेंगे। लेकिन रात में कैसे ये लोग जैसे अंतर्ध्यान हो गए, कहाँ चले गए, और उसके बाद दिन के उजाले में श्री कृष्ण बहुत से लोगों को लेकर
या रात को ही समझिए, जो बचे हुए लोग थे पांडवों और द्रौपदी के बाद, और भी बचे हुए लोग वहां थे, उनका समाज था वनवासियों का, सब लोग इकट्ठा थे। और उनके अपने हस्तिना सॉरी इंद्रप्रस्थ के उनका जो साम्राज्य था उसके भी कुछ उनके लायल लोग थे पांडवों के, वो भी वहां थे। तो उन सबको लेकर कृष्ण द्वारिका की ओर चले। अब शकुनी के गुप्तचरों को शकुनी के गुप्तचरों ने बहुत मेहनत करके पता किया, तो मालूम हुआ कि सब लोग द्वारिका चले गए। और पूरी की पूरी गुप्तचर दल उनका, शकुनी का, वो द्वारका में केंद्रित हो गया। कृष्ण ने बड़ी चालाकी से शत्रु के गुप्तचरों के दिशा को ही मोड़ दिया। द्वारिका में केंद्रित हैं कौरवों के गुप्तचर, उनको लग रहा है कि यहीं कहीं कृष्ण ने छुपाया है, और जहां वो लोग छुपे हुए हैं वहां उनका ध्यान ही नहीं जा रहा। और बड़े आराम से उन्होंने साल भर बिता लिया, क्योंकि गुप्तचरों का उधर ध्यान ही नहीं है। कृष्ण ने बड़ी समझदारी से उन गुप्तचरों के खोजने की दिशा को ही बदल दिया, दूसरी ओर केंद्रित कर दिया, तो वो लोग खोज नहीं पाए। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं कृष्ण के गुप्तचर्या की समझदारी के दृष्टिकोण से। लेकिन कृष्ण उस सब पर मौन, वो बताते नहीं हैं, वो करके दिखाते हैं, जगह जगह वो करते हैं। शल्य पांडवों के मामा थे, लेकिन अपनी बड़ी समझदारी से शल्य को उन्होंने कौरवों की सेना में वो कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, उसमें उसको उनको डाल दिया, ताकि वहां से वो भेद बताते रहें। और दूसरा काम उनके जिम्मे था कि कर्ण को वो लगातार हतोत्साहित करते रहे। कर्ण बहुत मजबूत था, बहुत बड़ा योद्धा था, और अर्जुन के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और अर्जुन को बचाने का भरपूर प्रयास, एकदम अपनी शक्ति भर प्रयास कर रहे थे भगवान कृष्ण। और इस दिशा में उन्होंने सबसे पहला काम किया कि कर्ण को कमजोर कर, और कर्ण को हतोत्साहित करने के लिए, मॉरल ग्राउंड पर उसको डिस्करेज करने के लिए उन्होंने शल्य को लगा दिया। शल्य साथी बना था युद्ध में कर्ण का, और लगातार उसको डिस्करेज कर रहा था, कर्ण को डिस्करेज कर रहे थे शल्य। तो ये एक टेक्निक थी, ये एक चाल थी कृष्ण की। तो कृष्ण की बहुत सारी चालें वो समझ में आती हैं वहां। ऐसे ऊपर ऊपर आप कथा पढ़ेंगे तो अंदाज नहीं मिलेगा, जब आप और थोड़ा गौर से पढ़ेंगे तब पता लगेगा। आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि पांडवों ने 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया। तो जब अज्ञातवास बिता रहे थे, और उसमें शर्त ये थी कि अज्ञातवास में अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर से 12 वर्ष का वनवास उनको झेलना होगा, और फिर 1 साल का अज्ञातवास बिताना होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कौरवों के गुप्तचर उनके पीछे नहीं लगे रहे हों? पूरे के पूरे गुप्तचरों की फौज उनके पीछे लग गई रही होगी, ताकि बड़े आराम से इनको खोज निकाला जाए और फिर से 12 वर्ष का वनवास करा दिया जाए। इतने में तो सारा उन लोगों का राज्य जीतने का सपना ही खत्म हो जाए। इसलिए दुर्योधन के गुप्तचरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन वे उतने सक्षम नहीं थे। उनका जो संचालन था वो इतना सक्षम नहीं था जितना अकेले भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया। उन गुप्तचरों की दिशा ही उन्होंने द्वारिका की ओर मोड़ दिया, और बहुत चुपके से पांडवों को विराटनगर में भेज दिया। गुप्तचरों की दिशा ही बदल गई तो कहां से पहुंच पाते।
लेकिन और जो सामान्य पाठक है, सामान्य जो और विद्वान हैं, महाभारत की कथा में ये इन सब तत्वों को नहीं, उन लोगों को आइडिया ही नहीं, उनको समझ नहीं कि कथा को इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है। तो इस तरह की व्याख्या के आधार पर मेरा नया उपन्यास लगभग तैयार ही है, तो आ रहा है। उसके पहले हनुमान जी लाएंगे राम कथा को, आत्मकथात्मक उपन्यास है वो आने ही वाला है। तो जासूसी के तत्वों का मैंने इस प्रकार उपयोग करके अपने देश के दो महाकाव्यों, इन दोनों महाकाव्यों की का बहुत ज्यादा महत्व है, और इन दो महाकाव्यों में जासूसी के तत्व कहाँ कहाँ विराजमान, कहाँ कहाँ सक्रिय होकर परिणाम को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी दृष्टिकोण से इन कहानियों को, इन कथाओं को, दोनों महाकाव्य की कथाओं को मैंने फिर से लिखा है। तो देखिए लोगों में क्या, ये इतना नया नजरिया है देखने का कि हाँ मतलब नया मैं तो नजरिया है। बहुत शॉक्ड हूं कि इस तरह हाँ, भी सोचा जा सकता है कि ये सारी चीजें, इतनी गूढ़ चीजें, मतलब इतनी सरल भाषा में आपने समझा दिया, तो वो हम्म, पढ़ के जो चीजें समझ में आने वाली हैं वो हम्म, इंतजार ही है उसका। हम्म। सर आपने जैसे चाणक्य जासूस या खुफिया गिरी जैसी किताबें लिखी, वो समझ में आता है कि आपने जो काम किया उसके रिसर्च का वो हमारे पास एक पुख्ता दस्तावेज है। लेकिन आपने प्रेम लहरी भी लिखी है, इसकी प्रेरणा एक्चुअली कैसे मिली? खुफिया विभाग में काम करने वाले बहुतेरे लोग हैं। सबका दृष्टिकोण हो सकता है इतना क्लियर ना हो। मैं इसलिए क्लियर मेरा दृष्टिकोण है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। मैंने जासूसी पर बहुत पढ़ाई की है, बहुत सारी किताबें, एक तरह से हमने बड़ा रिसर्च वर्क किया है। और बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता हूँ। तो जो अपने को पढ़ाई के द्वारा संपन्न करता रहेगा, उसमें कथा कहने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाएगी। तो जो पहले तो मैं अंग्रेजी में लिखना शुरू किया था, तो उपन्यास मेरे अंग्रेजी में भी है। तो ये चाणक्य के जासूस को अंग्रेजी में ही पहले लिखा था, बाद में फिर हिंदी में लिखने लगा तो हिंदी में थोड़ा विस्तृत हो गया और ज्यादा इलेबोरेट हो गया। तो प्रेम लहरी मेरा जो पहला उपन्यास है, वो इसलिए लिखा गया कि बनारस का वो पंडित जी था, पंडित राज जगन्नाथ, वो ऐतिहासिक पुरुष हैं, क्लासिकल संस्कृत के लास्ट पोएट हैं वो। और उनका उनकी पोएट्री अवेलेबल है, सब कुछ था। तो मुझे लगा कि इस पर पहली कहानी लिखना चाहिए, इस पर पहला उपन्यास लिखना चाहिए। एक तो बनारस के होने के नाते, दूसरे थोड़ा संस्कृत से लगाव होने के नाते मैंने सोचा कि एक अच्छी मजेदार और मसालेदार कहानी बनेगी। तो उस पर कहानी बनाया। उसके तुरंत तब भी मैं चाणक्य के जासूस के बारे में सोचता रहता था, नोट्स बनाता जा रहा था, लिखता जा रहा था, मटेरियल इकट्ठा करता जा रहा था। तब जबकि मैं वो उपन्यास लिख रहा था, प्रेम लहरी उपन्यास लिखते समय भी मैं चाणक्य के जासूस की तैयारी कर रहा था। और जब चाणक्य के जासूस को लिखा जा रहा था, तभी से मैं महाब्राह्मण मेरा एक उपन्यास है, उसमें भी जासूसी बिल्कुल नहीं है, तो उसकी तैयारी कर रहा था। उसकी तैयारी बेसिकली मैंने 1985 में ही शुरू कर दिया था। हाँ सॉरी, मेरा 1985 नहीं, मैं 1995 में। मैं बीच में एक बार रोकूंगा आपको। मेरा अगला सवाल भी यही था कि हम महादलित तो अक्सर सुनते रहे हैं पॉलिटिक्स में या फिर बाकी, लेकिन महाब्राह्मण जो आपने लिखी वो एक अलग ही चीजें निकाल के आप लाए ना, एक रहस्य एक तरह से था जो आम लोगों के ऐसे हमारी नजर में नहीं था। तो इस पे काम कैसे किया, मतलब क्या अनुभव कैसे, वो एक बार बताइए जरा। असल में मुझे पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति के चलते मैं किताब की दुकानों में चक्कर लगाया था। तो बनारस में एक बड़ा मशहूर किताब की दुकान है, विश्वविद्यालय प्रकाशन। तो वहां मैं किताबें देख रहा था, तो एक किताब पर मेरी नजर पड़ी,
डेथ इन बनारस। तो देखा तो उस किताब को तो हमारे बड़े काम की, बड़ा मजेदार हमको लगा। उसको जोनाथन पी पेरी नाम के एक ऑक्सफोर्ड के के प्रोफेसर ने लिखा था। और बाद में और पता किया, मैं रिसर्च किया तो पता लगा कि जोनाथन पी पेरी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज में एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर हैं। और कोई लुई मॉर्गन लेक्चर सीरीज में उनको कुछ लेक्चर देने थे। तो वो बनारस आके 3 साल उन्होंने रिसर्च किया, सोशियोलॉजिकल रिसर्च, एंथ्रोपोलॉजिकल। तो उसमें उन्होंने यहाँ के महाब्राह्मणों की स्थिति पर रिसर्च किया था। बाद में वही किताब कंपाइल होके, वही मटेरियल कंपाइल करके उन्होंने डेथ इन बनारस नाम की किताब लिखी। वो किताब 1 जुलाई 1994 को, सॉरी जुलाई 1994 को पब्लिश हुई थी। और सितंबर या अक्टूबर के महीने में 1995 में, मैंने साल भर में ही मैं उस किताब को खरीद लिया। वो किताब उस समय 350 रुपए की थी, अभी लगभग 5,000 की आती है। बड़ी फेमस बुक है वो। उसको पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि हम लोग उतने अवेयर नहीं हैं जितना एक विदेशी अवेयर है। विदेशी को हमारी संस्कृति, हमारे लोगों में इतनी दिलचस्पी है और इतनी गहराई से जाके वो काम किया है, और हम लोग अनअवेयर। तो उस पर कुछ लिखने का मेरा मन उसी समय हो गया था, 1995 में। लेकिन मैं इंतजार करता रहा और रिसर्च करता रहा। इसी बीच हमारे एक अफसर थे, वो डीआईजी थे उस समय, उन्होंने हमको एक किताब भेंट किया था। ये मेरे सामने ही दिख रही है वो किताब, एक से, ये किताब मेरे सामने ही दिख रही है, गॉड्स ऑन अर्थ। ये अयोध्या के आसपास के महाब्राह्मणों के बारे में है। ये उन्होंने मुझे भेंट किया था, ये दिख रहा है। तो इसको मैं पढ़ा तो मैं और ज्यादा आश्चर्यचकित हुआ। इसको एक डच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उन्होंने लिखा था, पीटर वांडरवियर ने लिखा था। तो मैं देखा कि ये तो काफी सामग्री मुझे दिख रही है। फिर मैं बहुत से ब्राह्मण बंधुओं का इंटरव्यू लिया, वीडियो बना के इंटरव्यू लिया, स्टडी करने के लिए फील्ड वर्क किया, लोगों से मिलता था, घाट पर जाके सारी चीजें देखता था। सभी चीजों को देखकर फिर मैंने कहा कि अब मैं उपन्यास लिख सकता हूँ, तो उपन्यास लिख दिया। तो जितना मैं अपने आप में प्राप्त, मुझे जो जासूसी का ज्ञान है, उससे ज्यादा कहीं मैं खुद मेहनत करता, उसको डेवलप करता हूँ चीजों को। नहीं तो ये ज्ञान तो न जाने कितने लोगों को, बहुतों को है, लेकिन इसको डेवलप करके लिटरेरी क्रिएशन करना, एक साहित्यिक कृति का रूप देना, इतना आसान नहीं। इसके लिए बहुत अध्ययन और बहुत रिसर्च वर्क की जरूरत है। सर, आपकी बातचीत से और आपके ये रिसर्च से ऐसा मुझे ऐसा कि जितनी मेहनत आपने अपने सर्विस पीरियड में करी, मुझे लगता है उतनी लगभग आप अभी भी कर रहे हैं। हाँ, मेहनत का क्षेत्र अलग रहा, हाँ जी। वहां का क्षेत्र अलग रहा, यहाँ का क्षेत्र अलग रहा। लेकिन बिना मेहनत के कुछ संभव नहीं है, बिना मेहनत के। अब जैसे अगर कोई हमारी किताब खरीदता है और उसमें उसको मनोरंजन के साथ साथ कोई नई चीज का अगर पता नहीं लगता, कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नई जानकारियां, कुछ नए अनुभव अगर उनको नहीं मिलता है हमारे पाठकों को, तो हम हमें गाली देंगे कि 250-300 या 400 रुपए जो खर्च किया इसकी किताब पर, इसमें कुछ नहीं है, या ऐसे ही लिख रहा है, आया गया, खाया पिया सोया, ऐसी ही बातें लिख रहा है। नई चीज हमें इसमें क्या मिली? तो उसके पाठक के मनोरंजन के साथ तो उसको नई चीज देना, नई समझ, नया ज्ञान, नया दृष्टिकोण देना एक लेखक की जिम्मेदारी। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता
तो वो किताबें रखे रहता हूँ, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। अभी सर आप रोज लगभग कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं? ये कोई नाप तोल के पढ़ाई थोड़े होता है। मैं पढ़ता ही रहता हूँ, समझ लीजिए, दूसरा कोई काम नहीं है, कहीं जाता आता नहीं है। बहुत मामूली से रूटीन की जो चीजें हैं, उसके बाद फिर किताब खोल के बैठ जाता हूँ और बहुत ज्यादा किताबें इकट्ठा करता हूँ। बहुत, एक उपन्यास लिखने में कोई 70-80 किताबें मैं खरीद डालता हूँ, और सारी किताबों को अगर पढ़ ना पाऊं तो एक बार उलट के देख जरूर लेता हूँ। बीच बीच में उसके कुछ कुछ दूरी पर जाके पन्ने देख लेता हूँ कि इसने क्या लिखा है, और चीजें ऑथेंटिक हों। बहुत ज्यादा कल्पना की जो उड़ान हो रही है, वो नए दृष्टिकोण देने के लिए। अदरवाइज ये कथा अपने मूल पृष्ठभूमि पर बनी रहे, इसका भी प्रयास करते हैं। सर आपने कई ये जो जासूसी या फिर जैसी रामायण, जो इसको एक नजरिया देने की कोशिश करी, इस पे जो आपने किताबें लिखी है, तो मेरे दिमाग में एक सवाल ये आ रहा है कि अगर इसमें फिल्में बन रही हो तो आप करेक्टर के रूप में किसको लेना चाहेंगे, कि कौन से करेक्टर के लिए कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपको लगता है ये सुटेबल होंगे? अब फिल्मों का मुझे बहुत समझ नहीं है, यद्यपि सर एक बार हमें कैमरा दो, आपका हिल गया है। हाँ, दो एक लोगों ने हमें वो प्रस्ताव दिया भी था। दो एक लोग हमारी किताबों को लिए भी हैं, ले गए हैं फिल्म बनाने के लिए। तो लेकिन हमको उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है फिल्मों के बारे में कि इन पर अगर फिल्म बनी तो कौन एक्टर काम करेगा तो ठीक रहेगा। तो रामायण पर हनुमान जी इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, तो हनुमान जी को चित्रित करने, वो बल बुद्धि विद्या के निधान हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। तुलसीदास जो लिख रहे हैं कि वो बल बुद्धि विद्या, विद्या क्या है? यही गुप्तचर्या विद्या है। बहुत सारी विद्याओं के साथ साथ वो गुप्तचर्या विद्या के जानकार। एक किताब बड़ी महत्वपूर्ण है, मेरे पास कहीं होगी, बड़ी क्या उसका नाम है, अभी भूल गया मैं। उसने एक किताब लिखी है, स्पेन का एम्बेसडर था इंडिया में, उसको नोबेल प्राइज भी मिला है। वो काफी पहले की बात है। उन्होंने एक किताब लिखा है मंकी ग्रामेरियन। जयपुर के पास में एक जगह है गलता जी, गलता जी की वो यात्रा किया था, और उस यात्रा पर बेस्ड वो अ, किताब, वहां हनुमान जी के एक मंदिर में वो दर्शन करने, उसी का वर्णन, ट्रेवलॉग है एक तरह से। तो उसमें वो कहता है कि हनुमान जी नौवें व्याकरण, 9th ग्रामेरियन। तो इसके पहले के 8 ग्रामेरियन कौन हुए? और किसी ने सोचा होगा कि हनुमान जी ग्रामेरियन भी हैं? नया, माने वो 9 कहने का मतलब कि 9th हैं, और 9 कहने का मतलब वो नए हैं, माने न्यू ग्रामेरियन। अब उस समय तक जो प्रचलित ग्रामर था, उसके बाद उन्होंने ग्रामर की एक नई धारा बनाई, एक नई दिशा ग्रामर को उन्होंने दिया। तो आपने सुना है कि कोई चर्चा करता है कि हनुमान जी ग्रामेरियन थे? नहीं। तो जब लोगों को यही नहीं पता कि हनुमान जी ग्रामेरियन थे, तो लोग ये कैसे अंदाज लगा पाएंगे कि हनुमान जी एक बड़े गुप्तचर अधिकारी भी थे, गुप्तचर प्रमुख थे, उनके अंतर्गत, उनके कंट्रोल में गुप्तचरों की एक बड़ी टोली थी। तो एक नए किसी पात्र को, किसी ऐसे पात्र को जो देवता की श्रेणी में पहुंच गया है, उस पात्र को एक नया, उसके चरित्र का एक नया पहलू उजागर करने के लिए बड़ी सावधानी और बड़े गहरे अध्ययन की जरूरत। तुलसीदास तो मोटा मोटी लिखकर आगे बढ़ गए कि बल बुद्धि विद्या के निधान, लेकिन वो विद्या क्या है, इसको मैं पकड़ लिया और फिर उसी विद्या को विकसित किया।
उसी पर एक उपन्यास बन गया। जी। सर हमारे जो ग्रंथ पुराण हैं उनमें से कोई आपको लगता है कि वो जासूसी के बहुत निकट है, या फिर वो जासूसी पे ही डिपेंड है, ऐसा कोई है? एक बात आपको बताऊं, जी। कहा जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे पुराना प्रोफेशन, सबसे पुराना पेशा देह व्यापार था। देह व्यापार। और उसके बाद दूसरा जो व्यापार था, दूसरा जो पेशा है, वो है जासूसी। सेक्सुअल फेवर देकर कामकाज जो शुरू हुआ समाज में, उसी के साथ शुरू हो गया जासूसी। लोग एक दूसरे पर नजर रखने लगे कि वो क्या फेवर ले रहा है, वो कहाँ जा रही है, या वो कहाँ किससे मिल रहा है। इसी से जासूसी शुरू हुई। और ज्यो ज्यो समाज जटिल होता गया, जासूसी की प्रवृत्ति बढ़ती गई। तो जासूसी समाज में निरंतर बनी हुई है, अदृश्य रूप में, अव्यक्त रूप में वो चल रही। आप अपने जीवन में, हम अपने जीवन में ही देख लें, हमारे मन में जो प्रवृत्ति उठती है, पड़ोसी क्या कर रहा है आजकल, कुछ नहीं तो पड़ोसी के घर से बड़ा सुगंध उठ रही है, क्या बन रहा है। यह जो जानने की जी इच्छा है, यह जो जिज्ञासा है, वही जासूसी को जन्म देता है। तो आप चुपके चुपके वो पड़ोसी जानने जानने न पाए और हम पता लगा लें, ये इच्छा होती है ना। बस यही जासूसी का उद्गम है। और जहां भयानक मारकाट होने वाली हो, भयानक मारकाट होने का की योजना बन रही हो, उसमें बिना जासूसी के कैसे। तो वहां जासूसी है, उसको खोज के ऊपर निकालने की जरूरत, उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने की जरूरत है। और उस दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में ही कहानियां बन जाती हैं। मूल कथा में, कथा का जो मूल प्रवाह है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। लेकिन उन कथाओं में जो भीतर छुपे हुए तत्व हैं, उसी को ऊपर ले आया जाता है। यही जासूसी है। जी। सर बचपन कैसा था आपका? जी। बचपन कैसा था आपका? बचपन ठीक था। मैं अपने माँ बाप का अकेला था। बड़ा धार्मिक परिवार था हमारा, बहुत। लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे। बहुत बचपन में मेरी शादी हो गई थी। मुझे नौकरी पाने की जल्दी थी। मैं पढ़ने में बहुत तेज था, मेरिट स्कॉलरशिप पाता था मैं। और लेकिन मुझे नौकरी की बड़ी जल्दी थी, क्योंकि मेरे दो नन्हे नन्हे बच्चे हो गए थे, जल्दी शादी हो गई। तो दो नन्हे नन्हे बच्चे हो गए, तो उनको पालन पोषण करने के लिए मुझे नौकरी की जरूरत पड़ी। फिर नौकरी की जरूरत पड़ी तो जल्दीबाजी में उसी में घुस गया, जो जिस नौकरी से निकला बाद में। ऑल इंडिया कंपटीशन, हमें आइडिया नहीं था कि हम किस नौकरी में जा रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया कंपटीशन हो रहा था। वो ऑल इंडिया कंपटीशन में दिया, तो 35 लोगों का सिलेक्शन होना था, वो वैकेंसी निकली थी। और जब मैं उसमें चला गया, तब पता लगा कि अरे तो मैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आया। फिर वही ऑर्गेनाइजेशन अपनी रोजी रोटी का जरिया बना, वही कामकाज। और फिर वही समझ विकसित हो गई इस तरह की। तो ठीक ही रहा। और इस बात का मुझे संतोष है कि मैं अपना कर्तव्य बड़ी मेहनत और लगन से निभाया। और इस बात की भी मुझे गर्व है कि हमारी मेहनत और लगन का पुरस्कार मुझे विविध पदकों और अलंकरणों में होकर वापस लौटा। तो ठीक ही रहा, हमारा बचपन ठीक रहा, पढ़ाई लिखाई किया। और गरीबी थी। नहीं तो अगर मुझे अच्छी सुविधा मिली होती, तो मैं टीचिंग जॉब में जाना पसंद करता। मेरा एकेडमिक करियर अच्छा था। मैं, अगर मुझे रिसर्च करने, पीएचडी करने भर टाइम रहा होता और उसके लिए सहायता मिली होती, तो मैं चुपचाप पीएचडी करता और कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में टीचर। लेकिन वो नहीं थी, जीवन की दशा ही दूसरी तरफ मुड़ गई।
तो मैं मान लिया कि भगवान ने हमको इसी तरह का सोचा होगा, इसी दिशा में जाने को। तो उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश की। और वो तो मेरा दृष्टिकोण भी बिल्कुल बदल गया। फिर भी पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति जो शुरू शुरू में थी बचपन से, वो आखिर तक बनी हुई है। हाँ, वही मैं तो कि यही। आप जो बचपन में अगर टीचर बनना चाहते थे तो अभी भी एक तरह से आप समाज को पढ़ा ही रहे हैं, नई ज्ञान ही, नई चीजें हाँ ही समाज को हाँ, आप लौटा रहे हैं। जी। तो यही है। और अभी हमारे पास बहुत सारी कहानियां मेरे मन में उठती हैं लिखने को, बहुत सारी। मैं उतना लिख नहीं पाता, टाइप आता नहीं मुझे। और मैं एक एक वर्ड लेटर देख देख के टाइप करता हूँ। वो ये सब मुझे बहुत कठिनाई है, लेकिन असंभव कुछ नहीं है, उसको करने से सब संभव हो जाता है। मैं लिख डालता हूँ। और एक कहानी को लिख कर उसको फिर रिवाइज करना, उसको सजाना, उसको परिमार्जित करना, ये सब काम बीच बीच में चलता रहता है। इसीलिए मैं 2018 में रिटायर हुआ, जून में। और उसके बाद से मैं साहित्य के क्षेत्र में मुड़ा। और तब से लेके 2023 तक मैं 5 किताबें लिख दी। 5 किताबें पब्लिश भी हो गई, जिनमें 3 उपन्यास और 2 कहानी संग्रह। तो 5 साल 5 कृतियां, तो कोई खराब नहीं रहा। और अभी 2 3 और, 2 तो लाइन में ही हैं, एकदम छपने ही गई हैं। 2, एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास। और एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास पर मैंने लिख रहा हूँ। तो ठीक ही है। हाँ, ये कोई बहुत बड़ा पर्पस या कोई उद्देश्य लेके नहीं लिखता हूँ। बस अपना समय कैसे बीते इसलिए लिखता हूँ। रिटायर हो गया तो मैं क्या करूँ। मुझे कहा गया कि आप फिर से नौकरी में आ जाइए, टेम्पोररी बेसिस पर जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। मैंने कहा नहीं, अब मैं अपने घर में ही रहूंगा और अपना कुछ लिखूंगा। तो यही समय काटने के लिए लिखता पड़ता हूँ। और मेरा समय ठीक ही बीत रहा है। रिटायरमेंट के बाद वाली पोजीशन जो होती है, बहुत सारे लोग भजन कीर्तन में लगाते हैं, बहुत सारे लोग राजनीति बाजी में लगाते हैं। वो अलग अलग ढंग से जिसकी जैसी अभिरुचि है वैसे करते हैं। मेरी अभिरुचि शुरू से ही पढ़ने की रही, तो मैं अपना पढ़ाई लिखाई में लगाता हूँ, पढ़ता हूँ फिर लिखता हूँ। तो मैं अपने रिटायर्ड लाइफ से संतुष्ट हूँ। और नौकरी से भी मैं संतुष्ट रहा, अब यहाँ भी संतुष्ट हूँ। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत करी, लेकिन ये मेरे लिए इतना नया नजरिया ये सब था। मतलब बातचीत खत्म करते करते मुझे ये समझ गया कि मैं एक खुफिया विभाग के किसी अधिकारी से बात कर रहा हूँ, किसी राइटर से बात कर रहा हूँ, किसी टीचर से बात कर रहा हूँ। एक साथ कई सारी चीजें दिखा दी आपने। तो काफी बहुत इंटरेस्टिंग थी ये बातचीत, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं एक कोशिश जरूर करूंगा, मैं जब भी बनारस हाल फिलहाल में आऊं तो मैं आपसे मिलूं जरूर एक आइए बार आइए, फिर, आपका लेकिन ना स्वागत है। मुझे। आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी बातचीत हम लोगों ने किया। जी तो सर। मुझे खेद है कि मैं आपको वो मौलिक बातें जो हमारे जासूसी जीवन से जुड़ी थी उनको नहीं बता पाया। उसको हम लोग नहीं बताते हैं। और उनको व्यक्त करने के लिए मैं काल्पनिक कथाओं का सहारा लेता हूँ, साहित्य का सहारा लेता हूँ। जो असली बात मैं कह नहीं पाता, वो कथाओं के माध्यम से व्यक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। तो मैं उन चीजों पर तो मौन हूं जो किया है, लेकिन कल्पना के आधार पर कथा गढ़ने, कथा में पिरो देने में मैं मौन नहीं, उसमें मैं कह देता हूं। तो जिसको वो अगर संकेत पाना हो, जिसको जासूसी के बारे में जानना हो, वो हमारे कथा साहित्य को पढ़ेगा तो उसको पता लग जाएगा। जी। और मैं उस तरह का साहित्यकार नहीं हूं जो जासूसी का पल्प फिक्शन लिखते थे। पल्प फिक्शन में जल्दी जल्दी जासूसी की घटनाओं को लिख रहे हैं, जिनको खुद जासूसी की समझ नहीं है, जिन्होंने जासूसी को नजदीक से देखा नहीं है, वो पल्प फिक्शन जैसा लिख रहे हैं। लेकिन मैंने देखा,
मैं उसको गहराई से समझता हूँ। तो गहराई से समझकर मैं गहन भाव से, गंभीर भाव से उसको लिखता हूँ, और उसको पल्प से निकालकर मैं उसको क्लासिकल के फील्ड में ले जाता हूँ, क्लासिकल जासूसी लिटरेचर के फील्ड में ले जाता हूँ। इसीलिए और लोगों की बड़ी कृपा है, हमारे सुधी पाठकों की बड़ी कृपा है कि उन्होंने उसको बहुत प्यार दिया है, मेरी रचनाओं, खासकर चाणक्य के जासूस को उन्होंने बहुत चाहा है। तभी तो 3 साल में तीसरा एडिशन उसका निकल गया। और यद्यपि उसको मैं बहुत क्लिष्ट संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखा है, क्योंकि उस उपन्यास की मांग ही यही थी। चाणक्य तो संस्कृतनिष्ठ भाषा बोलेगा, वो अंग्रेजी या उर्दू तो बोलेगा नहीं। तो इसके बावजूद, संस्कृतनिष्ठ भाषा होने के बावजूद, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मैं जासूसी के साहित्य को इस स्तर पर कम से कम ले गया कि लोगों को लगा कि इसमें मेहनत किया गया है, बिना मेहनत के जल्दी जल्दी में नहीं लिखा गया है। यही है। तो थैंक यू वेरी मच। न बताते हुए भी आपको मैंने बहुत बातें बताई। ठीक, सो थैंक नाइस। यू।